हेलो एंड वेलकम बैक। नेम द थ्री मेजर मॉनिटरी टूल्स। तीन मेजर मॉनिटरी टूल्स के नाम बताइए। पहला OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, दूसरा रिजर्व रेशियो और तीसरा पॉलिसी रेट्स। तो तीन मेजर मॉनिटरी टूल्स क्या क्या हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशंस, रिजर्व रेशियो और पॉलिसी रेट्स। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, रिजर्व रेशियो, पॉलिसी रेट्स। नेम थ्री मेजर मॉनिटरी टूल्स: ओपन मार्केट ऑपरेशंस, रिजर्व रेशियो और पॉलिसी रेट्स। बॉन्ड प्राइस और इंटरेस्ट रेट में क्या रिलेशन है? बॉन्ड प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरेस्ट रेट। बॉन्ड प्राइस अगर बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट घटेगा, बॉन्ड प्राइस अगर घटेगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। So bond price is inversely proportional to interest rate. Name three major monetary tools: open market operations, reserve ratio, policy rates. Bond price और interest rate में क्या relation है? Inversely proportional. So bond price is inversely proportional to interest rate. Purchase of bonds via OMO raises the price of the bonds and reduces the interest rates. क्या ये statement सही है? Yes, ये statement सही है। Purchase of the bonds via OMO के माध्यम से बॉन्ड्स को खरीद करके अगर हम बॉन्ड्स का प्राइस बढ़ा रहे हैं तो जाहिर सी बात है इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड प्राइस और इंटरेस्ट रेट के बीच में कैसा रिलेशन है? इनवर्सली रिलेशन है। सो परचेज ऑफ बॉन्ड्स वाया OMO रेजेस द प्राइस ऑफ द बॉन्ड्स एंड रिड्यूसेस द रेट्स। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। पॉलिसी रेट्स के अंदर क्या क्या होता है? पॉलिसी रेट्स में क्या क्या आते हैं? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट। पॉलिसी रेट्स में क्या आएंगे? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट। तो पॉलिसी रेट्स में क्या क्या आएंगे? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट। और रिजर्व रेशियो में क्या आएगा? दो तरह के रिजर्व रेशियो होते हैं, CRR और SLR। CRR का फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो, SLR का फुल फॉर्म है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। रिजर्व रेशियोज में क्या आएंगे? CRR और SLR। CRR का फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो, SLR का फुल फॉर्म है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। पॉलिसी रेट्स में चार रेट्स आएंगे। पहला रिवर्स रेट, रिवर्स रिपो रेट, फिर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द 12th 5-year प्लान, 12वीं 5th पंचवर्षीय योजना का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द 12th 5-year प्लान? फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द 12th 5-year प्लान? फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। द टर्म्स मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट and net demand and time liabilities are used in relation to what? They are used in relation to banking operations. The term marginal standing facility rate or net demand and time liabilities are used in relation to what? They are used in relation to banking operations. Marginal standing facility rate क्या होता है? What is marginal standing facility rate? The rate at which the banks borrow funds overnight from RBI against approved government securities. सो बैंक जो है ना वो रातों रात RBI से फंड्स बोरो कर सकती है विथ अगेंस्ट द अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के एक्सचेंज में RBI जो है वो बैंक्स से रातों रात पैसा बोरो कर सकती है। तो उस किस रेट से बोरो कर सकती है? उस रेट को बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। सो व्हाट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट? रेट एट विच द बैंक्स बोरो फंड्स ओवरनाइट from RBI against the approved government securities. What is marginal standing facility rate? The rate at which the banks borrow funds overnight from RBI against the approved government securities. Net demand and time liability is the sum of the demand and time liability of banks with public and other banks, wherein assets from other banks is subtracted to get the net liability of other bank. क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस। जो देखिए डिमांड और टाइम लायबिलिटी दोनों का अगर हम नेट करें तो उसमें डिमांड और लायबिलिटी का जो बैंक्स का जो डिमांड और लायबिलिटी है वो किस में आएगा? पब्लिक और अदर बैंक्स का एडिशन होगा। लेकिन एसेट्स विद अदर बैंक्स का जो एसेट्स है ना वो हम काउंट नहीं करेंगे।
लाइबिलिटी में, ठीक है। सो नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी इज द sum of demand and time liability of bank with public and other banks, wherein assets with other banks is subtracted to get the net liability of other bank. Okay, so other bank का net liability निकालने के लिए जो assets है ना उसको माइनस कर दिया जाता है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इनेबल्स, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या क्या करता है? इंक्रीजिंग द नॉलेज, skill levels and capacities of the people of the country, accumulation of intangible wealth. tangible wealth का मतलब है जिसको आप टच कर सकते हो, जैसे पैसा है, सोना है, ठीक है। और intangible wealth मतलब है कि आप ब्रेन को डेवलप कर रहे हो, टैलेंट को डेवलप कर रहे हो, स्किल को डेवलप कर रहे हो, ठीक है। लोगों के मतलब वर्किंग कैपेबिलिटी को आप इम्प्रूव कर रहे हो। तो ये सब किस में आ जाएगा? ये सब आ जाएगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या इनेबल करता है? ये नॉलेज को बढ़ाता है, स्किल लेवल को बढ़ाता है, और लोगों के, भारत के लोगों के काम करने की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाता है। साथ ही साथ इंटेंजिबल वेल्थ है उसका भी एक्यूमुलेशन करता है। व्हाट इज मर्चेंट डिस्काउंट रेट? MDR क्या होता है? MDR स्टैंड्स फॉर मर्चेंट डिस्काउंट रेट। MDR is the fee borne by the merchant for using the credit and debit card payment system. MDR is the fee borne by the merchant for using the credit and debit card payment option. तो जब कभी भी आप क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से जो पेमेंट करते हो तो जो उसका मर्चेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल रुपे कार्ड यूज़ करते हो तो रुपे कंपनी है, वो एक मर्चेंट है, तो ऑब्वियसली रुपे कोई ना कोई तो चार्जेस लेगी ना, कोई ना कोई तो फ़ी बॉन्ड करेगी। अब वो फ़ी या तो कस्टमर से बेयर कर सकती है, ले सकती है, या फिर जो उसको परमिशन दिया है, जैसे गवर्नमेंट ने परमिशन दिया है, बैंक ने दिया है परमिशन, तो बैंक से अपना वो सलट लेगी, ठीक है। सो MDR इज़ द फी बॉन्ड बाय द मर्चेंट फॉर यूजिंग द क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड पेमेंट ऑप्शन. So merchant discount rate. What is merchant discount rate? MDR. MDR is the fee borne by the merchant for using the credit and debit card payment system. MDR is applicable for online transactions and QR based transactions. क्या ये बात सही है? Yes, बिल्कुल सही है। MDR जो है वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स और QR बेस्ड ट्रांजेक्शन्स पे के लिए एप्लीकेबल है। QR का फुल फॉर्म क्या होता है? जैसे बोलते हैं ना QR कोड दे दो, स्कैन करके पैसा भेजेंगे। सो QR का मतलब होता है क्विक रेस्पॉन्स, ओके। सो MDR इज एप्लीकेबल फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स एंड QR बेस्ड ट्रांजेक्शन्स। द अमाउंट दैट द मर्चेंट पेज फॉर एवरी ट्रांजेक्शन गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग हाउ मेनी स्टेक होल्डर्स? नेम देम। जो मर्चेंट हर ट्रांजैक्शन का जो पैसा लेती है ना वो 3 स्टेक होल्डर्स के पास जाता है। कौन कौन? बैंक के पास जाता है जो कि उस ट्रांजैक्शन को इनेबल करता है। दूसरा वेंडर के पास जाता है जो कि POS मशीन को इंस्टॉल करता है। POS मशीन मतलब पॉइंट ऑफ सेल मशीन को इंस्टॉल करता है वेंडर के पास। और तीसरा द कार्ड नेटवर्क प्रोवाइडर सच एज वीज़ा, मास्टर कार्ड और रुपे कार्ड। समझ में आया? The amount that the merchant pays for every transaction gets distributed among how many stakeholders? So जो अमाउंट, जो मर्चेंट है, जो अमाउंट पे करता है हर ट्रांजैक्शन के लिए, कुछ ना कुछ मर्चेंट को तो अमाउंट पे करना पड़ेगा, तो वो 3 लोगों के पास या 3 स्टेक होल्डर्स के पास जाता है। कौन कौन? बैंक के पास जाता है जो कि ट्रांजैक्शंस को इनेबल करता है, द बैंक दैट इनेबल्स ट्रांजैक्शन। दूसरा वेंडर के पास जाता है जो कि इंस्टॉल करता है वो पॉइंट ऑफ सेल POS मशीन को। और तीसरा कार्ड नेटवर्क प्रोवाइडर, जो भी कार्ड नेटवर्क प्रोवाइडर है, जैसे लाइक वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपे, ये सब नेटवर्क कार्ड नेटवर्क प्रोवाइडर है, तो इनके पास भी पैसा जाएगा। जो POS मशीन को इंस्टॉल, जहाँ पे आप स्वाइप करते हो ना, स्वाइपिंग मशीन, उसको एक्चुअली बोला जाता है पॉइंट ऑफ सेल मशीन, POS मशीन। तो जिस कंपनी ने, जिस वेंडर ने उसको इंस्टॉल किया है उसका भी हक बनता है, वो भी पैसा लेगा। और जो बैंक है तो सारा चीज़ तो बैंक से हो रहा है तो बैंक अपना पैसा लेगा। तो किसके पास जाएगा? बैंक के पास जाएगा, वेंडर के पास जाएगा और कार्ड नेटवर्क प्रोवाइडर के पास जाएगा। भीम ऐप हैज़ हाउ मेनी लेवल्स ऑफ ऑथेंटिकेशन? जो भीम ऐप है, मतलब UPI वाला जो भीम ऐप है, भारत इसका कुछ फुल फॉर्म है, देख लीजिएगा, मैं भूल रहा हूँ, BHIM इसका फुल फॉर्म दीजिएगा, भारत इंटरफेस फॉर मनी, आई गेस ऐसा है। तो ये वाला जो ऐप है इसका 3 लेवल्स है ऑथेंटिकेशन के। कितने लेवल्स हैं? 3 लेवल्स हैं ऑथेंटिकेशन के। पहला, द ऐप बाइंड्स विद द डिवाइसेस ID एंड द मोबाइल नंबर। पहला जो ऐप है ना वो डिवाइस ID
और मोबाइल नंबर पे बाइंड होता है। दूसरा, अ यूज़र नीड्स टू सिंक्रोनाइज वेन एवर बैंक अकाउंट यूपीआई और नॉन यूपीआई टू कंडक्ट ट्रांजेक्शन। तो यूज़र को क्या करना पड़ता है, अपने बैंक को सिंक्रोनाइज करना पड़ता है, चाहे यूपीआई हो चाहे नॉन यूपीआई वाला बैंक अकाउंट हो, उसको ट्रांजेक्शन्स के लिए जो सिंक्रोनाइज करना पड़ता है। और तीसरा, यूज़र इज आस्क्ड टू क्रिएट अ पिन। तो जब कभी भी आप ऐप डाउनलोड करते हो, कोई फ़ोन पे ऐप डाउनलोड करते हो या सिमिलर ऐप, पेटीएम या फ़ोन पे या कोई भी यूपीआई ऐप डाउनलोड करते हो या भीम ऐप डाउनलोड करते हो, तो इसको चलाने के लिए जैसे सबसे पहले डाउनलोड करते हो ना, तो क्या करता है, रजिस्ट्रेशन मांगता है। तो मोबाइल के डिवाइस के आईडी वो खुद ऑटोमेटिक ले लेता है और मोबाइल नंबर ले लेता है। तो पहला तो रजिस्ट्रेशन हो गया। दूसरा बात बोलता है कि सिंक्रोनाइज योर बैंक, ऐड योर बैंक अकाउंट, तो आप उसको ऐड करते हो, ठीक है। और तीसरा कि उसके बाद फिर ऐड करने के बाद आप एक सीक्रेट पिन बनाते हो। जब वो तब वो पिन नहीं डालोगे तो आपका ट्रांजैक्शन होगा नहीं। तो इसमें 3 लेवल हैं ऑथेंटिकेशन के। व्हाट लिंक्स ऑल द एटीएम्स इन इंडिया। भारत में जितने सारे एटीएम्स हैं उन सब को कोई ना कोई तो लिंक करता होगा। कौन लिंक करता है? एनपीसीआई। एनपीसीआई का फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यदि अगर आप पटना के एटीएम से कुछ ट्रांजैक्शन कर रहे हो, मैं सपोज कैलकाटा के एटीएम से कुछ ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली सारे जो एटीएम्स हैं ना वो लिंक्ड हैं भारत में। और उसको कौन लिंक करता है? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। टिल 2009 RBI's IDRBT provided the links to ATM network in India, but afterwards it was taken over by NPCI's NFS. Is this statement true? Yes, ये सही बात है। देखो, 2009 तक जो एटीएम को नेटवर्क प्रोवाइड करते थे वो कौन करता था? IDRBT। IDRBT का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, IDRBT, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। 2009 तक IDRBT ये लिंक प्रोवाइड करता था एटीएम्स को, सारे एटीएम्स को, भारत में जितने एटीएम्स इंस्टॉल होते हैं। 2009 के बाद ये जिम्मेदारी किसको दे दी गई? ये एनएफएस को दे दी गई। एनएफएस का मतलब है नेशनल फिनेंशियल स्विच। नेशनल फिनेंशियल स्विच, नॉट फाउंड सुटेबल नहीं, नेशनल फिनेंशियल स्विच, एनएफएस। एनएफएस मतलब नेशनल फिनेंशियल स्विच। और ये किसका है यूनिट? ये यूनिट है एनपीसीआई का, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का। CAR, कार का फुल फॉर्म क्या होता है? कैपिटल एक्विडेसी रेशियो। कार का फुल फॉर्म क्या होता है? कैपिटल एक्विडेसी रेशियो। व्हाट इज कार? कार क्या होता है? कार इज द अमाउंट दैट बैंक्स हैव टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ देयर ओन फंड्स टू ऑफसेट एनी लॉस दैट बैंक इनकर इफ द अकाउंट होल्डर्स फेल टू रीपे ड्यूज। मान लीजिए, सिंपल सा एग्जाम्पल से समझिए, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गए, 1000 रुपये जमा किया आपने, ठीक है, आपने 1000 रुपये जमा कर दिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास मान लीजिए 5000 रुपये हैं और आपने जाकर के 1000 रुपये जमा कर दिए। पहले से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास मान लीजिए 5000 रुपये हैं, आपने 1000 रुपये जाकर के जमा कर दिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास कितना पैसा हो गया? 6000 रुपये। तो अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा? आपका जितना उसका 6000 है ना, वो तो टोटल है उसके पास, वो पूरा 6000 खर्चा नहीं करेगा, वो कुछ अमाउंट निकाल के रख लेगा। मान लीजिए 2000 रुपये उसने निकाल के रख लिए, 4000 वो कहीं और इन्वेस्ट कर रहा है पैसा कमाने के लिए। तो 2000 रुपये जो अपने सिक्योरिटी के लिए फंड्स में, अपने फंड्स में कलेक्ट करके रखा है, सबको काट छाँट करके, सपोज आरबीआई को दे दिया कुछ और फिर कुछ इन्वेस्टमेंट में लगा दिया, ठीक है ना, तो आपने कुछ कर दिया है, बैंक ने कुछ कर दिया है, तो उस टोटल 6000 में से 2000 वो अपने पास एज अ सिक्योरिटी रख लेगा। मान लीजिए आप आज गए, पैसा जमा किया और कल खुद जाकर के आप मांग रहे हो कि नहीं मेरे को वापस दे दो, आप जाकर के निकाल लो। तो अगर सारा 6000 रुपया बैंक अगर सपोज इन्वेस्ट कर देगा तो बैंक तो दे नहीं पाएगा, तो फिर आप कहाँ से पैसा लाओगे? तो इसीलिए बैंक तो कुछ अमाउंट रखा ना अपने पास में, आप आज 1000 रुपये जमा किए, कल जाकर के 1000 रुपया वापस मांग सकते हो, तो उसके पास तो 2000 रुपये है ना, तो 2000 में से 1000 आपका था, वो आपको दे देगा। तो वो जो 2000 रुपये है ना, वो बन जाएगा कैपिटल एक्विडेसी रेशियो। क्या बात समझ में आई आपको? कैपिटल एक्विडेसी रेशियो।
सो कार इज डिसाइडेड बाय ईच इंडिविजुअल बैंक। क्या कितना अमाउंट रखना है ये कौन डिसाइड करता है? ये एसबीआई खुद डिसाइड कर लेगा? या एक्सिस बैंक में आप पैसा जमा करोगे तो एक्सिस बैंक डिसाइड कर लेगा? बिल्कुल भी नहीं। ये कौन डिसाइड करता है? ये आरबीआई डिसाइड करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करता है कि कार कौन से बैंक का कितना होगा। सो कार इज डिसाइडेड बाय ईच इंडिविजुअल बैंक। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? नो, दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। एफआरबीएम क्या होता है? एफआरबीएम का फुल फॉर्म होता है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। एफआरबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। एफआरबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।